वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस बिजनौर। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी आज आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेकंड ईयर के लिए। ठीक है, ये जो वीडियो है आज सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स जो साइंस बेस्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ पर पढ़ाई जाती है, जिसका कोड है KOE 038 थर्ड सेमेस्टर के लिए, 048 फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो आप फोर्थ सेमेस्टर में इस बार, तो आपके लिए जो कोड होगा वो क्या होगा, KOE 048। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही है जिसका कोड KOE 048 है, उन सब के लिए वीडियो रहने वाला है। वन शॉट वीडियो है यहाँ पर भी, यानी कि मैं एक ही यूनिट पूरी एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स भी लेके आइए, तो मैं सेपरेटली लेके आया हूँ उनके लिए भी। बाकी जो 2 मार्क्स और 10 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो तो आपकी भी जैसे मैंने बताया था वैसे की वैसी चलनी है। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट यूनिट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर फर्स्ट यूनिट में हम क्या देखेंगे, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में जानेंगे। इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में देखेंगे। देन सेमीकंडक्टर डायोड, जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड ही हमारा कहलाता है। इसके बाद हम डिप्लीशन लेयर की बात करेंगे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की, आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों। देन उसके बाद बात करेंगे डायोड रेसिस्टेंस, ये यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है फर्स्ट ईयर से। फिर उसके बाद कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस में भी हम ट्रांजिशन एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, दोनों कैपेसिटेंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डायोड इक्विवेलेंट सर्किट भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम जेनर डायोड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, यानी कि जेनर एंड एवलांच दोनों ब्रेकडाउन मैकेनिज्म यहाँ पर देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो आपको दिए जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सारी PDF आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सेकंड ईयर का भी अब मैं लेके आ गया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। देन इसके बाद मैं माइक्रो प्रोसेसर लेके आऊँगा। माइक्रो प्रोसेसर का जो पेपर है थोड़ा लास्ट है, 19 को आई थिंक। ठीक है, तो उससे पहले पहले माइक्रो प्रोसेसर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, वन शूट वीडियो प्लस 2 मार्क्स 10 मार्क्स प्लस मॉडल पेपर, ये सारे आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि सेकेंड ईयर के लिए है। फर्स्ट ईयर के लिए मैंने पढ़ाई दी है। वैसे फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट यूनिट है सेकंड ईयर में, वो फर्स्ट और सेकंड यूनिट में है, वही सिलेबस सेम। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे इसमें इक्विवेलेंट सर्किट्स वगैरह हैं, तो ताकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है, तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से मैं उनके लिए सेकंड ईयर के लिए सेपरेट वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ। 5 यूनिट आपको सेपरेटली मिलेंगी, अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसमें, तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन है, केवल नॉलेज के लिए है। इसमें करना क्या है, बस ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमें, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली है क्या, किसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तो इसको अगर हम सीधा सीधा बोलें तो क्या है, द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग या ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि सीधा सीधा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू वैक्यूम, गैस और सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि चाहे वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रहे हो, फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स हमारे, चाहे वो सेमीकंडक्टर में या गैस में, कहीं पर भी जहाँ पर भी फ्लो कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, उनकी हमें स्टडी करनी है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं बात करूं इसके यूटिलाइजेशन की, तो यूटिलाइजेशन आपको वही है, इलेक्ट्रॉनिक्स इसेंशियली डील्स विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड देयर यूटिलाइजेशन। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसके यूटिलाइजेशन की भी बात करते हैं और जो डिवाइसेस हैं उनकी भी हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, चलिए ये तो बेसिक यहाँ पर मैंने एक छोटी सी नॉलेज दी है। अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। अब ये केमिस्ट्री कहाँ से आ गई, तो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों से मिलकर बनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम फिजिक्स भी देखेंगे बहुत सारी, और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम केमिस्ट्री भी देखते हैं बेसिक। अगर सेमीकंडक्टर डायोड की बात करें, हमें सेमीकंडक्टर डायोड डिज़ाइन करना है, तो सेमीकंडक्टर हमारा क्या है, एक मटेरियल है। ठीक है, तो वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी, वो कैसी प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो भी है, तो वो हम स्टडी करते हैं, तो वो केमिस्ट्री के अंदर आ जाती है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बेसिक मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या होता है हमारा यहाँ पर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमारा निकल के आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें जानने जरूरी होते हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आगे जब बार बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको बताऊंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो देखो, कोई भी हमारा कोई भी मटेरियल ले ले, अगर हम उसका कोई भी एलिमेंट अगर देखें हम, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है जिसमें हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज होता है। देन उसके पास क्या होते हैं, उसके आउटर मतलब उसके साइड में बाहर मतलब उसमें ऑर्बिट्स होते हैं, जिनमें हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं,
तो उन पे बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और उन पे अंदर की तरफ यानी कि इस पॉजिटिव न्यूक्लियस की वजह से कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। दो तरह के फोर्स लगते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन हमारा इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व यानी कि रोटेट करता रहते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिट है, तो इस तरह से आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्बिट्स हमारे रहते हैं इस तरह से, क्लियर, इस तरह से ऑर्बिट रहते हैं। तो जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, जो सबसे बाहरी ऑर्बिट होगा, उस ऑर्बिट में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाहरी ऑर्बिट में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो उस मटेरियल के क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। यानी कि जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, उस मटेरियल के, पर्टिकुलर मटेरियल के। तो जैसे हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो सकते हैं। मैक्सिमम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिक थ्योरी लिखी हुई है पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर ज़्यादा थ्योरी को पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लेंदी वीडियो हो ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम हो, एग्जाम बिल्कुल पास में है। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ, इसी के बारे में लिखा हुआ है एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर का। यहाँ पर एक छोटे से फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। एटॉमिक वेट जो होता है वो कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैं नंबर की बात करूँ एटॉमिक नंबर की, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, यानी कि किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारे एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। ये और क्यों है बीच में, क्योंकि जो हमारा कोई भी हमारा जो एटम होता है उसमें क्या होते हैं, हमारे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए चाहे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लें हम, चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लें, दोनों का जो नंबर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब ये बाकी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो मैंने आपको बताई दी है, दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो थ्योरी लिखी हुई है ना, इसको आप देख लेंगे एक बार, पीडीएफ जो आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात कर लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैंने बता ही दिया है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, जो द इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यानी कि किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, उस ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसके क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लियर। बात कर लेते हैं आगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल या डिफरेंस बिटवीन जो भी हमारे मटेरियल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, तो वो क्या करवाएगा, उनको क्लासीफाई करवाएगा या उनमें डिफ्रेंशिएट कराएगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कराने के पर्पज़ में मैंने यहाँ पर जो है ना आपको 2 कैटेगरी से क्लासिफिकेशन करने वाला हूँ। हमारे जो मटेरियल्स होते हैं ना, मटेरियल्स अगर बेसिकली मैं क्लासीफाई करूँ तो जो भी मटेरियल्स हैं हमारे, ठीक है, मटेरियल्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर। एक तो होते हैं हमारे कंडक्टर, ठीक है, जिनको हम मेटल भी बोलते हैं। दूसरे होते हैं हमारे इंसुलेटर, जिनको हम नॉन मेटल भी बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो 3 तरह की कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं जो मटेरियल्स होते हैं। अब इनको डिवाइड इन 3 कैटेगरी में किस बेसिस पर करते हैं, वही चीज़ हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको 2 तरीके से बताऊंगा। जो सबसे पहले बताने वाला हूँ ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर मैं यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ले लो, या आगे मैं बताने वाला हूं एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर। तो दोनों ही बेसिस पर हम अपने मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तीनों को इसी सेम कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर बात करूँ तो सबसे पहला आता है हमारा कंडक्टर या मेटल। तो इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब भी मैं बोलूँ ध्यान रखेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो अगर हमारे किसी भी मटेरियल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस देन 4 होंगे, यानी कि 4 से कम होंगे, तो वो हमारे सारे मटेरियल्स कंडक्टर की कैटेगरी में आएंगे, वो हमारे कंडक्टर्स कहलाएंगे। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए सोडियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है और एल्यूमिनियम भी हो सकता है। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जो सोडियम है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, जो हमारा मैग्नीशियम है उसमें 2 होते हैं, और जो एल्यूमिनियम है उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट मैं बात करूँ इंसुलेटर की अगर, तो इंसुलेटर में क्या है कि ग्रेटर देन 4 होंगे, यानी कि 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन भी एटम्स या जिन भी मटेरियल्स में होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे इंसुलेटर कहलाएंगे। अगर एग्जांपल की बात करूं तो नाइट्रोजन, सल्फर और नियॉन, इन सबके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेटर देन 4 है, ठीक है ना।
तो ये क्लासिफिकेशन जो चला है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चला है। तो जो सेमीकंडक्टर हमारे थर्ड और लास्ट जो होता है हमारे मटेरियल सेमीकंडक्टर, तो वो कितने होते हैं, उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 होते हैं। और जो सेमीकंडक्टर हैं वो एज ए मेटल की तरह भी हम वर्क करते हैं या हम उनको यूज़ करते हैं, और एज ए नॉन मेटल यानी कि इंसुलेटर की तरह भी वर्क करते हैं। वो डिपेंड करता है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पर डिपेंड करता है। सम स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए ये हमारे जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है ये कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं, अदरवाइज ये नॉन मेटल या इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। यानी कि इनमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मटेरियल हैज़ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टीज एंड इज यूजुअली अ सेमीकंडक्टर। एग्जांपल की बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मीनियम, ठीक है। इन सबके क्या है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जो हम डायोड डिज़ाइन करते हैं वो सिलिकॉन से डिज़ाइन कर लेते हैं, जर्मीनियम से डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन हम कार्बन से डायोड डिज़ाइन नहीं करते। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि ये भी है तो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल ही, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर हम कार्बन से क्यों नहीं डायोड डिज़ाइन करते, क्यों सिलिकॉन से या जर्मीनियम से। मोस्टली देखा होगा आपने सिलिकॉन और जर्मीनियम ही हम यूज़ करते हैं अपने डायोड को डिज़ाइन करने के लिए, क्लियर। अब बात कर लेता हूं मैं एनर्जी बैंड के बेसिस पर बताने वाला हूं। देखो एटॉमिक यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बताने था मुझे पहले, तो मैंने उसके बारे में पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया। अब जो क्लासिफिकेशन में बताने वाला हूं आपको वो एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर बताने वाला हूं। तो एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर बताने से पहले मैं एनर्जी बैंड्स के बारे में बता देता हूँ। सुना होगा आपने फ्रिक्वेंसी बैंड, ठीक है। कोई सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उनकी पर्टिकुलर अलग अलग फ्रिक्वेंसीज होती हैं, ठीक है। तो यानी कि बैंड का एक्चुअल मीनिंग होता है रेंज। बैंड का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो क्या होता है, रेंज, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है ना। वॉइस वगैरह तो क्लियर है ना सबको, हाँ ठीक है ना। तो बैंड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, रेंज होती है। तो एनर्जी की जो रेंज है उसी को हम यहाँ पर एनर्जी बैंड बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे मटेरियल हैं तो हम उनको ये मानते हैं, चलो एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेके हल्का सा समझा देता हूँ मैं आपको। यानी कि ये कोई एक मटेरियल है, ठीक है। अब ये मटेरियल है तो ये मटेरियल में होता क्या है कि इस मटेरियल में जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई सा भी मटेरियल हो सकता है, तो जिसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी है उस एनर्जी के बेसिस पर हम यहाँ पर 2 बैंड डिसाइड कर लेते हैं। एक होता है हमारा कंडक्शन बैंड और एक होता है हमारा वैलेंस बैंड। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, कंडक्शन बैंड, और दूसरा जो होता है हमारा वो कहलाता है वैलेंस बैंड, ठीक है ना, वैलेंस बैंड। तो जो वैलेंस बैंड है यानी कि हमारे इस मटेरियल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगर लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि उनके पास बहुत कम एनर्जी है तो हम ये मान लेते हैं कि वो वैलेंस बैंड में है, और हायर एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में, कंडक्शन बैंड में। ये मार्कर जो है मेरे पास ये भी एक मटेरियल का बना हुआ है, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हालांकि ये इंसुलेटर है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे, तो ये इंसुलेटर है तो यानी कि, लेकिन फिर भी इसमें क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर उनके पास एनर्जी, इसमें वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने ये क्या किए हैं, एज्यूम किए हैं, किस पर डिपेंड है, ये एनर्जी के रेंज पर, एनर्जी के रेंज पर हमने ये मान लिया। सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे वैलेंस बैंड में होंगे, और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहाँ होंगे, कंडक्शन बैंड में होंगे। क्लियर हुई बात। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में, और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स वो किस में होंगे, कंडक्शन बैंड में होंगे। तो इसका मतलब ये हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया, यानी कि लोअर एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में और हाई एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में। अब हम खाना खाते हैं, खाना खा के हमें एनर्जी मिलती है तो हम मूव कर पाते हैं। मैं भी लेक्चर ले पा रहा हूँ तो क्यों ले पा रहा हूँ यहाँ पर खड़े होकर, क्योंकि मैंने खाना खाया हुआ है और मेरे पास एनर्जी है, ठीक है ना, तभी मैं मूव भी कर पा रहा हूँ, लेक्चर ले भी पा रहा हूँ, और आप पढ़ भी इसी वजह से पा रहे हैं। लेकिन अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी लॉस होगी, ना ही मैं लेक्चर ले पाऊंगा ना ही आप पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो सेम यहाँ पर जो एनर्जी, लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो यहाँ पर होंगे, तो उस टाइम पर हमारे मेटेरियल में कोई करंट नहीं फ्लो होगा। जब हम उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होकर वो कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे, यानी कि उनके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि वो कंडक्शन बैंड में मूव कर गए। तो यानी कि एनर्जी इंक्रीज हुई, तो कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनके पास ज़्यादा एनर्जी है। तो ज़्यादा एनर्जी है तो जब किसी के पास ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो क्या करेंगे, मूव करेंगे रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन कब मूव करता है, जब वो कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। कंडक्शन बैंड में कब पहुंचेगा, जब उसके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि यानी कि उस टाइम पे हमारा वो मटेरियल कंडक्ट हो चुका है, और जो इलेक्ट्रॉन हमारा जब मूव करता है, मान लो सपोज करो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ने मूव करा, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गया तो एक करंट फ्लो होता है किस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में,
क्लियर। जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो करंट कब फ्लो होता है किसी भी मटेरियल में, जब इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो ये मैंने यहाँ पर बेसिक आपको बताया। तो एनर्जी मैंने जो बताई ना, ये रेंज, ये जो रेंज बताई 0 से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, तो ये क्या हो गया, एनर्जी बैंड हो गया। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या से ज़्यादा एनर्जी, तो ये भी क्या हो गया, एक बैंड हो गया। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोल देते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के पास डिफरेंट एनर्जी होती है। तो एक पर्टिकुलर रेंज बना देते हैं जिनको हम एनर्जी बैंड बोल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये लिखा हुआ है, थ्योरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, PDF में ये सब उसी के बारे में लिखा हुआ है, आप डिटेल से अच्छे से पढ़ लेंगे, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पर। और जो बीच का गैप होता है ना, ये मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ पर बता देता हूँ मैं एक बारी। ये जो बीच का गैप होता है इसको हम फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप भी बोल देते हैं या एनर्जी बैंड गैप भी बोल देते हैं। ठीक है, और जिसकी एनर्जी हम डिनोट करते हैं EG से। क्लियर, EG से। तो ये जो 3 मटेरियल हम बात करेंगे अभी, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, तो ये EG जो है ना, तीनों के लिए डिफरेंट होगा। तो इसी बेसिस पर हम इनको क्लासीफाई कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये टोटल डायग्राम क्या कहला रहा है, एनर्जी बैंड डायग्राम। ये रेंज क्या कहला रही है, एनर्जी बैंड। ये बीच का गैप क्या कहला रहा है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी बैंड गैप। ये एनर्जी बैंड गैप डिफरेंट मटेरियल के लिए या तो ज़्यादा होगा या कम होगा या नहीं होगा। तो इसके बेसिस पर ही हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं अपने मटेरियल का। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है और ये इस डायग्राम में दिखा भी दिया गया है। कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ये मैक्सिमम या हायर एनर्जी है किसी भी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स की, और ये लोअर या मिनिमम एनर्जी है EC किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो कंडक्शन बैंड में है। और बीच का जो गैप है वो है फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा यहाँ तक तो। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। अब देखो मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में आपको बता दिया, तो अब हम इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें मटेरियल का ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, तो फिर से वही हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो इनके एनर्जी बैंड डायग्राम में डिफरेंस क्या क्या है, मैंने बताया एनर्जी बैंड गैप का ही डिफरेंस है। तो जो कंडक्टर्स हैं उनके बीच में जो एनर्जी बैंड गैप है ना, वो होता ही नहीं है, दोनों क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। यानी कि बीच में EG जो होता है ना वो है ही नहीं है। ठीक है ना, तो बल्कि और क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। तो जब ओवरलैप करके गैप है ही नहीं बिल्कुल, तो हमने थोड़ी सी भी एनर्जी अगर दी, थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। तो हम ये कहते हैं जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें इजीली करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, कंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम ईजिली। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो कॉपर भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, सॉल्ट भी होता है, और हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन भी होता है, सॉरी। ठीक है, क्लियर, ये इसका डायग्राम हो गया, यानी कि नो फॉरबिडन गैप। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ इंसुलेटर की, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और यहाँ पर बता देता हूँ कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनके जो टेम्परेचर है, उन पर जो टेम्परेचर है क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, क्लियर, या उनके रेजिस्टेंस के इंक्रीज या डिक्रीज होने का मतलब क्या यहाँ पर रिलेशन है, वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ लीजिए। ठीक है, हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं कंडक्शन के लिए। ठीक है, एट इवन एंड एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर बहुत सारे, क्योंकि बहुत पास में गैप है ही नहीं, तो कंडक्शन पॉसिबल इवन बाय अ वेरी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि बहुत हल्के से इलेक्ट्रिक फील्ड से ही कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इन कंडक्टर्स कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि ये ध्यान रखेंगे। अभी हम सेमीकंडक्टर का मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और वहाँ पर बताऊंगा आपके में पूछा जाता है सेमीकंडक्टर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है सेमीकंडक्टर पर। ठीक है, या डायोड पर, तो वही हमारा वहाँ पर भी काम कर जाएगा। ठीक है, तो क्या है, कंडक्टर्स का ध्यान रखेंगे। पहले देखो कंडक्टिविटी जो है ना वो डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इन कंडक्टर्स कैन बी गिवन एज, हम इस फॉर्मूले से इसको चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर RT इक्वल्स टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R0 क्या है, इनिशियल रेसिस्टेंस है, RT क्या है, रेसिस्टेंस आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, और अल्फा क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन अगर आप देख लेते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एज इन कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा अगर हम टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करा तो हमारा ये जो रेजिस्टेंस है ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से करंट हमारी डिक्रीज होगी, यानी कि कंडक्शन में क्या आएगा, सो अल्फा मस्ट बी पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स, यानी कि अल्फा जो हमारा पॉजिटिव होगा। यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर यानी कि वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब मैं बात कर लेता हूँ इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर में क्या है डिफरेंस, इंसुलेटर में ये जो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है सर, ये होता है EG ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा यहाँ पर बैंड गैप होता है, तो बहुत ज़्यादा माना जाता है गैप ये। तो जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होते हैं वो कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इंसुलेटर में हमारी करंट फ्लो नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो रबर हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना, क्लियर, बात समझ में आई होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ सेमीकंडक्टर की, फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आगे हमें यही लेके चलना है मटेरियल। आगे डायोड पढ़ेंगे तो वो भी इसी सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बने हुए होंगे। ठीक है ना, तो जो ये सेमीकंडक्टर्स होता है इनमें जो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप होता है ना, ये कंडक्टर से तो ज़्यादा होगा लेकिन इंसुलेटर से कम होगा। तो कितना होता है सर, ये होता है Eg हमारा ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हो जाता है। तो कितना हो जाता है, जब हम सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ करते हैं तो सिलिकॉन के लिए जो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और अगर जर्मेनियम की बात करें तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये 0.7 कट इन वोल्टेज नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या है हमारा, ये बैंड गैप की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। इसके एग्जाम्पल सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, ये सब क्या है, हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। ठीक है, और ये सेमीकंडक्टर जो है ये हमारे एज ए कंडक्टर भी वर्क करता है, यानी कि सम स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर की तरह हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज ये इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, क्लियर। तो अब इसके बारे में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर ये एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस मैं इसमें एक जो मेन चीज़ है वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, एट लो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो बात होगी ना रूम टेम्परेचर की और लो टेम्परेचर की, दोनों टेम्परेचर की यहाँ पर बात की है मैंने। रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, जो वैलेंस बैंड है वो पार्शियली फिल्ड होंगे, कंडक्शन बैंड जो है वो भी पार्शियली फिल्ड होगा। यानी कि जब रूम टेम्परेचर पर हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल रखे होंगे तो दोनों जो बैंड है, ये ऊपर जो कंडक्शन बैंड है और नीचे जो बैलेंस बैंड है, ये पार्शियली फिल्ड होंगे, आधे आधे भरे हुए होंगे। ठीक है, तो जो एनर्जी बैंड गैप है बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नैरो, तो ये क्या होगा, नैरो होगा। ठीक है, इसमें therefore comparatively smaller electric field is required to push the electron from valence band to conduction band, यानी कि हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे हमारे। अगर यही सेम बात मैं अगर कर लूँ लो टेम्परेचर की, यानी कि रूम टेम्परेचर से भी अगर कम टेम्परेचर करें हम, तो वैलेंस बैंड जो है वो तो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, क्योंकि जब लो टेम्परेचर रख दिया तो जो इलेक्ट्रॉन थोड़े से हैं थे हमारे कंडक्शन बैंड में, उनके पास इतनी एनर्जी थी तो उनके पास भी एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो भी वैलेंस बैंड में आ जाएंगे। तो वैलेंस बैंड तो हमारा कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा और जो कंडक्शन बैंड होगा वो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, तो एट वेरी लो टेम्परेचर अ सेमीकंडक्टर एक्चुअली बिहेव एज इंसुलेटर। तो ध्यान रखेंगे लो टेम्परेचर पर जो है हमारा सेमीकंडक्टर जो है वो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। एज टेम्परेचर इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज। कंडक्टर में क्या देखा था, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। किसकी, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की। ठीक है, कुछ मेन फीचर्स हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स के जो आपको पता होने चाहिए। क्या है, कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी कि जो कंडक्टिविटी होती है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है, क्योंकि ये कंडक्टर की तरह और इंसुलेटर की तरह दोनों की तरह वर्क करते हैं। देखो मैं काफ़ी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स को अगर स्पीड कम लग रही है, लग रहा है कि ज़्यादा लंबा लेक्चर है, एग्जाम पास में जल्दी देखें, तो आपके यूट्यूब में आपके पास एक ऑप्शन होता है अपनी स्पीड को बढ़ाने का। ठीक है, तो आप 1.5 पे भी दे सकते हैं या 1.25 पे, जितने पे भी आपको ठीक लगे। वैसे तो मैं खुद बहुत स्पीड से बोल रहा हूँ। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है 0.2 to 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी करता है। एट 0 केल्विन प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर, यानी कि 0 केल्विन पर, यानी कि लो रूम टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे अगर हम बात करें तो इंसुलेटर की तरफ वर्क करता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल शो अ रिडक्शन इन रेसिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब अभी मैंने पीछे बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर, बात समझ में आई। अब यहाँ पर जाकर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल तो कंप्लीट हो जाता है। अब मैं मटेरियल जो मैंने बताया था अभी आपको, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर मटेरियल्स, ठीक है, तो मटेरियल्स 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किए थे। अभी कौन कौन सी 3 कैटेगरी थी, मेटल या हम क्या बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है ना, और दूसरा क्या होता है इंसुलेटर। अब जो लास्ट है वो क्या है, सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर जो है ये फिर से हमारा 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो क्लासिफिकेशन और सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो 2 होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, अब ये जो एक्सट्रिंसिक है ना, इनको फर्दर हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है पी टाइप और एक होता है हमारा कौन सा, एन टाइप। तो हमें इन 2 पर जाना है, पी टाइप और एन टाइप पर।
क्यों? क्योंकि हमें इनसे डायोड बनाना है, तो इसलिए हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन पढ़ने का यहाँ पर या पढ़ाने का या एग्जाम में पूछे जाने का पीछे जो मेन रीज़न है वो क्या है कि हमें पी टाइप और एन टाइप ये दो सेमीकंडक्टर मटेरियल पे जाना है, क्योंकि इन्हीं से हमें डायोड डिज़ाइन करना है और हमें डायोड डिटेल में पढ़ना है। तो हम कैसे कैसे पहुंचेंगे? हमने मटेरियल पढ़े ये तीन टाइप के, अब सेमीकंडक्टर मटेरियल का फिर क्लासिफिकेशन करें, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, फिर एक्सट्रिंसिक का फिर से क्लासिफिकेशन करेंगे, तो हम पहुंच जाएंगे पी पर और एन पर। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल और एक्सट्रिंसिक के बारे में जान लेते हैं। इसका मैं बहुत सिंपल से एक एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। बहुत बार वही एग्जांपल मैं ज़्यादातर लेता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे उस एग्जांपल से। पहले मैं बताता हूँ जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्योर इन फॉर्म होते हैं, एक्सट्रीमली प्योर इन फॉर्म। अब प्योर किस सेंस में कह रहे हैं? मैंने बताया कि हमारे जो मटेरियल्स होते हैं यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मैंने अभी बात की थी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिस मटेरियल के पास 4 होते हैं, यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, वो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाते हैं और वही हमारे क्या होते हैं? प्योर फॉर्म में होते हैं। यानी कि अगर हम जो प्योर फॉर्म में यानी कि ऐसे मटेरियल जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे अगर कोई मटेरियल बनाते हैं, वो मटेरियल जो है हमारा वो क्या कहलाएगा? प्योर इन फॉर्म कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि उसमें क्या होता है, जब हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो अगर मैं सिलिकॉन की अगर सीधी सीधी बात कर लूँ, सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे दोनों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, दोनों प्योर इन फॉर्म होते हैं दोनों में, यानी कि इनकी जो फॉर्म होती है वो प्योर होती है। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पर पूरा बन जाता है, यानी कि इसमें ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है ना ही कोई फ्री होल बचता है। ये सारे के सारे क्या कर लेते हैं? पेयरिंग कर लेते हैं, इस तरह से पेयर बन जाता है पूरा, यानी कि कंप्लीटली कोवेलेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट फिल्ड हो जाता है। ठीक है, तो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाते हैं। लेकिन अगर ये प्योर फॉर्म में है और इसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करा दें, इम्प्योरिटी इन द सेंस कि अगर हम प्योर फॉर्म में कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल उसमें डिफरेंट टाइप का, यानी कि कोई ऐसा मटेरियल जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ना हो, या तो 4 से कम हो या 4 से ज़्यादा हो। यहाँ पर हम मेनली जो लेते हैं, दो लेते हैं, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट यानी कि जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और पेंटावैलेंट मतलब जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया है। तो यानी कि ट्राईवैलेंट की इम्प्योरिटी ऐड कराएंगे और पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटी ऐड कराएंगे। तो जब दोनों इम्प्योरिटी ऐड कराते हैं तो दो डिफरेंट तरह के हमारे मटेरियल बन के आते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो उनकी करेक्टरिस्टिक्स पूरी चेंज हो जाती है। तो वो जो दोनों मिलके निकल के आते हैं तो वही हमारे क्या बनते हैं? एक पी टाइप बनता है और एक एन टाइप बनता है। तो जो बनते हैं वो फिर जो हमने मिलावट की, इसमें इम्प्योरिटी ऐड कराई, उसके बाद जो नया मटेरियल बना वो हमारा कहलाता है एक्सट्रिंसिक मटेरियल। सीधा सीधा एग्जांपल मैं दूध की बात करता हूँ, मिल्क की बात करता हूँ। जैसे मिल्क हमने जैसे काऊ से या बफेलो से जिससे भी हमने मिल्क लिया तो वो प्योर इन फॉर्म में है, लेकिन अगर उसमें हम वाटर मिला दें तो वो क्या हो गया? इम्प्योर। तो जब तक वो मिल्क है तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। देन उसके बाद जैसे ही हमने उसमें वाटर मिलाया तो नया मटेरियल जो बना, हालांकि वो रहेगा तो हमारा क्या मटेरियल वही मिल्क ही, लेकिन उसमें इम्प्योरिटी ऐड करा दी हमने वाटर मिला के। तो इम्प्योरिटी ऐड कराने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है ना वो चेंज हो जाएंगी, तो वो जो नया मटेरियल बनेगा वो हमारा कहलाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, और ये जो इम्प्योरिटी ऐड कराने का प्रोसेस है, यानी कि मिल्क में वाटर मिलाने का जो प्रोसेस है, या किसी एक प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में इम्प्योर मटेरियल ऐड कराने का जो प्रोसेस है, ये हमारा क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। डोपिंग 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी। ठीक है, इन अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज नोन एज डोपिंग। ठीक है, क्लियर? तो चलिए 1 बाय 1 जान लेते हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल मैंने बता ही दिया है। ए सेमीकंडक्टर इन एन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम बेसिक से एग्जांपल है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर टेट्रावैलेंट, यानी कि इनके पास क्या है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्लियर? और तो इसके ईच एटम्स जो है ना, जो भी हैं, ईच एटम्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेबरिंग एटम, यानी कि कंप्लीटली वो क्या कर लेते हैं? बॉन्डिंग हो जाती है, कंप्लीटली पेयर बना लेते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब यही वही चीज़ है जो मैंने अभी बताया ना आपको, यहाँ पर ये यहाँ पर बताया ना सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में, ये वाला सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में कि रूम टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर पर क्या हो रहा है। तो ये प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम की इंट्रिंसिक की बात हो रही है यहाँ पर। तो इंट्रिंसिक में अगर मैं बताऊँ तो इंट्रिंसिक का मैं यहाँ पर दोनों तरह से आपको दिखाने वाला हूँ। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट लो टेम्परेचर, यानी कि लो टेम्परेचर, ये स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं एग्जाम में। तो लो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा? ये इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा, यानी कि कंडक्शन नहीं होगा। तो जैसे सपोज करो ये क्या हमारा सिलिकॉन है। ठीक है, ये सिलिकॉन के अगर बने हुए हैं, यहाँ पर ये सिलिकॉन अगर है, सिलिकॉन या जर्मेनियम कुछ भी ले सकते हैं, इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, ये इसके साथ, इस तरह से सारे पेयरिंग कर लेंगे तो कंप्लीट बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर कंप्लीटली कोवेलेंट बॉन्ड होगा यहाँ पर।
तो ये सिलिकॉन या जर्मीनियम हो सकता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया और ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर कोई भी फ्री ना तो इलेक्ट्रॉन है ना होल है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा, क्या हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी उसी के बारे में लिखा हुआ है, आप देख लेंगे, इसको PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। तो जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे ना, तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वहाँ से एस्केप कर जाएगा, एक दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा और वहाँ से एस्केप कर जाएंगे, निकल जाएंगे। और जैसे ही निकलेगा तो फ्री हो जाएगा, कहीं भी मूव करने के लिए फ्री हो जाएगा, फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। तो जब फ्री होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए, तो वो क्या करेगा, इधर उधर मूव करेगा, तो वहाँ पर कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वजह से करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या हो जाते हैं, कंडक्ट हो जाते हैं या उसमें करंट फ्लो हो जाती है, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए ब्लू कलर के जो है, ये बाकी जो है हमारा ये ब्लैंक स्पेस बचा ये होल है। अब ये होल मैं बोल रहा हूँ बार बार, होल का मीनिंग मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में किसी भी जगह पर मूव करता है तो किसी ब्लैंक स्पेस पे जाता है, यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्लैंक स्पेस रहा होगा, उसी की जगह लेगा। यानी कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं इस तरह से यहाँ पर मूव करूँगा, तो यहाँ पर कोई ब्लैंक स्पेस था तभी तो मैं यहाँ पर मूव कर पाया। अगर मेरे चारों तरफ कोई स्पेस नहीं होगा तो मैं इधर उधर मूव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मूव कहाँ कर पाऊंगा, जहाँ ब्लैंक स्पेस होगा। दूसरी चीज़, मैं यहाँ से जब इधर मूव करके गया तो वहाँ पर ब्लैंक स्पेस हो गया, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन है वहाँ तो इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है वो हमारा होल है। या इलेक्ट्रॉन जहाँ से मूव करके गया तो उसका जो ब्लैंक स्पेस रह जाता है, जैसे यहाँ से ये मूव करके इधर चला गया तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ गया, अभी जो ब्लैंक स्पेस है यही क्या कहलाता है, हमारा होल कहलाता है, ठीक है। क्लियर, होल पॉजिटिवली चार्ज होता है, एज ए प्रोटॉन हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर। क्लियर, रूम टेम्परेचर की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये आप पढ़ ही लेंगे, आपको थ्योरी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, पूरी की पूरी। अब मैं बात कर लेता हूँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल मैंने आपको बता ही दिया, इम्प्योर इन फॉर्म, यानी कि प्योर नहीं होते। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम इम्प्योरिटी ऐड करा के, यानी कि डोपिंग करा के जो मटेरियल बनाते हैं वो हमारा कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम कैसे बनाया, जो प्योर फॉर्म में था हमारा इंट्रिंसिक, जैसे सिलिकॉन है, तो इसमें अगर हम एक तो ट्राइवेलेंट मटेरियल ऐड करा दें, या इसमें हम ऐड करा दें पेंटावेलेंट, ठीक है। अब ये ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। ट्राइवेलेंट ऐसे होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं। इनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेंटावेलेंट। तो जब हम ट्राइवेलेंट इसमें ऐड कराएंगे तो प्रॉपर्टी अलग होंगी, जब हम पेंटावेलेंट ऐड कराएंगे तो प्रॉपर्टी अलग हो जाएंगी, ठीक है। दोनों की क्या क्या प्रॉपर्टी है वो मैं भी दिखाता हूँ। एक में फ्री हमारा इलेक्ट्रॉन रह जाता है और एक में फ्री होल रह जाता है, तो उनके बेसिस पर हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक कहलाता है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पर कर रहा है, इम्प्योरिटी जो हमने डोप कराई है, तो ठीक है। ऑन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी एडेड, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर फर्दर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, एन टाइप एंड पी टाइप, ठीक है। तो अगर हम पेंटावेलेंट ऐड कराएंगे, पेंटावेलेंट की डोपिंग कराएंगे तो यहाँ से बनेगा एन टाइप। अगर हम ट्राइवेलेंट की डोपिंग कराएंगे तो यहाँ से बनेगा पी टाइप। अब कैसे कैसे क्या होता है देख लेते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले एन टाइप की मैं बात कर लेता हूँ कि क्लियर। इसके बहुत अच्छे से एग्जाम्पल क्या, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और फॉस्फोरस हो गया, यानी कि ये हमारे डोपिंग मटेरियल हैं जिनको हमें डोप कराना है। यानी कि ये वो मटेरियल है जो पेंटावेलेंट है, यानी कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बता ही दिया है क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। क्लियर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में ये लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे। मैं इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको बना के बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि जैसे मैंने बताया सिलिकॉन ही अगर मैं ले लूँ तो सिलिकॉन के पास कितने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिलिकॉन के पास कितने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सिलिकॉन का बेस ले लिया हमने, यानी कि सिलिकॉन एक प्योर फॉर्म का हमारे पास मटेरियल था, यानी कि ये प्योर मिल्क था हमारे पास। अब हमने इसमें क्या किया, फॉस्फोरस ऐड करा दिया। फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये क्या है, पेंटावेलेंट है। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, वैलेंस पेंटावेलेंट हो गया। जब मैंने इसकी डोपिंग कराई इसमें, तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है। इस तरह से पेयरिंग यहाँ पर होगी, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। बाकी सिलिकॉन के और भी पेयरिंग कर लेंगे इधर उधर, ठीक है ना। क्लियर। अभी हमने एक एटम ऐड कराया, यहाँ पर एक एटम की डोपिंग करा के यहाँ पर दिखाना होता है बस। तो जब हमने एक एटम यहाँ पर ऐड कराया तो वो पेंटावेलेंट था, तो उसका एक ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या रह गया, फ्री रह गया। फ्री इलेक्ट्रॉन हम इसको बोल देंगे, यानी कि इसकी क्या है, पेयरिंग नहीं हो पाई। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहेगा इस मटेरियल में, ये फ्री होगा टू मूव एनी डायरेक्शन, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर हमारा चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस मटेरियल पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है
और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, तो ये जो इस टाइप का मटेरियल बनता है तो वो कौन सा कहलाता है, हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाता है। इसमें लिखा हुआ भी है द फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी फाइंड नो प्लेस इन द कोवेलेंट बॉन्ड, thus it becomes nearly free to travel to the conduction band, यानी कि ये कंडक्शन बैंड में जाने के लिए फ्री रहता है। मूव करेगा तो ये मूव करके करंट यहाँ पर फ्लो होगी, तो यानी कि कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का मटेरियल जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसको ड्रॉ करके आना है एग्जाम में इस तरह से। फॉस्फोरस ले लेंगे आप या कोई और सा पेंटावैलेंट जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया, आर्सेनिक, एंटीमनी या फॉस्फोरस, कोई सा भी वहाँ पर ले सकते हैं। इनके ये तीनों के तीनों पेंटावैलेंट है हमारे। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ, ये बाकी थ्योरी लिखी है। अब इसमें एक चीज़ और होती है, देखो यहाँ पर हमारे ये तीन तरह के हर एन टाइपो या पी टाइपो, आगे डायोड में मैं इनके नेम बार बार बोलूँगा, डोनर आयन या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो जो हमारे एन टाइप होते हैं, ये जो डोनर आयन्स होते हैं ना, इसमें पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, डोनर आयन्स कौन से होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्लियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं एन टाइप में, तो वो हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये पता ही है। और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इसमें होल्स होते हैं, ये हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी मतलब ये, मेजॉरिटी मतलब जो ज़्यादा है उस मटेरियल में वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और जो कैरियर्स कम है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। और डोनर, हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्री बच रहा है तो हम उसको दे सकते हैं किसी को, तो इसलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं, डोनर आयंस। ठीक है, यहाँ पर अभी मैंने दिखाया ना कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री बच रहा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है किसी को, तो इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं, डोनर आयन। जो हमारा पी टाइप होगा उसमें क्या होगा, एक्सेप्टर आयंस, यानी कि वो लेने के लिए, ब्लैंक स्पेस होगा तो वो लेने के लिए रेडी है, यानी कि किसी से भी ले सकता है। ठीक है, पी टाइप की थ्योरी होगी, यहाँ पर पढ़ लेंगे, मैं पीडीएफ दे दूंगा। एग्जाम्पल गैलियम, इंडियम और बोरोन हमारे सिंपल से इसके एग्जाम्पल हैं ट्राईवैलेंट के। ये किसके एग्जाम्पल हैं, ट्राईवैलेंट के। ठीक है ना, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ट्राईवैलेंट के। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इनके पास, 3। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी मैं बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर। इस बार मैं जर्मीनियम ले लेता हूँ, चलो ठीक है, ये जर्मीनियम हमने ले लिया। जर्मीनियम भी क्या है, हमारा प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है, यानी कि इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें हमने क्या ऐड करा दिया, बोरोन ऐड करा दिया, तो बोरोन के पास कितने हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यानी कि ये ट्राईवैलेंट है, तो यहाँ पर क्या है, ब्लैंक स्पेस है। तो ये जो 3 है, ये तो इसके साथ पेयरिंग कर लेंगे, किसके साथ, जर्मीनियम के साथ, ये कोवेलेंट बॉन्ड हमारा यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर। लेकिन ये वाला नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या रह गया, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री होल। अब यहाँ पर फ्री होल रह गया, होल पे हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस मटेरियल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस मटेरियल से जो बनने वाला हमारा मटेरियल होगा, यानी कि जब हम इस तरह की डोपिंग करेंगे, किसकी डोपिंग करेंगे, ट्राईवैलेंट की, तो जो मटेरियल हमारा बनेगा उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ भी है द 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन, या यहाँ पर सिलिकॉन के लिए लिखा है, मैंने बना दिया जर्मीनियम, लेकिन सेम है यहाँ पर, सिलिकॉन और जर्मीनियम कुछ भी ले सकते हैं। लेफ्ट आउट बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एज शोन इन फिगर, यहाँ पर दिखा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर क्या, दिस एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल, यानी कि जो एब्सेंस इलेक्ट्रॉन की, ये क्या कहलाती है, होल कहलाती है। देयरफॉर फॉर ईच बोरोन, बोरोन ही मैंने यहाँ पर लिया है, एटम एडेड 1 होल इज क्रिएटेड, यानी कि एक बोरोन से एक होल क्रिएट हो रहा है। जब हम पूरा मेटल ऐड कराएंगे तो कितने बोरोन, यहाँ पर बहुत सारा, मतलब बहुत सारे हमारे फ्री ऑफ होल रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बोरोन प्रोवाइड्स मिलियंस ऑफ होल्स। ठीक है, अब होल्स क्रिएट यहाँ पर होगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, तो इस टाइप का जो मेटल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर मेटल कहलाएगा। क्लियर, बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर कौन से 3 तरह के हमारे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर कैरियर्स भी हम बोल सकते हैं, आयंस होते हैं। तो एक तो इनमें एक्सेप्टर आयंस होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब ये मैंने अभी बोला डोनर आयन, जबकि इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पर, तो वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों हैं, और ये एक्सेप्टर आयंस नेगेटिवली चार्ज क्यों हैं। देखो ये होल है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है और ये होल है। ठीक है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा, हम इसको डोनेट कर सकते हैं। तो जब डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करके इधर आएगा तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, और जब यहाँ से चला गया तो यहाँ पर क्या बना, होल बना, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये एक्सेप्टर आयन जो होते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज, और जो डोनर आयन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज, और जो एक्सेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। एक्सेप्टर मतलब जो एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी को ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज़्यादा क्या है, होल्स हैं, तो होल्स हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, ज़्यादा इसके पास, मतलब कम क्या है, माइनॉरिटी क्या है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। क्लियर, तो ये पी टाइप और एन टाइप का मैंने क्लासिफिकेशन आपको बता दिया है। अब बात करते हैं हम, देखो क्लासिफिकेशन में मैंने बताया आपको मटेरियल्स में कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर तीनों बता दिए। देन सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन क्या है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रिंसिक का क्लासिफिकेशन हमने एन टाइप और पी टाइप में किया। अब ये एन टाइप पी टाइप हमारे पास आ गया। अब इन्हीं से हमें डायोड बनाना है, इन्हीं से हमें ट्रांजिस्टर बनाना है।
तो इस यूनिट में डायोड पढ़ेंगे, अगली यूनिट में डायोड की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, देन थर्ड यूनिट में हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डायोड। ठीक है, डायोड से भी क्वेश्चन बनना ही है एक एग्जाम में जरूर। ठीक है, अब देखो डायोड क्या है। हमारे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जब हम सिंपली ज्वाइन कराते हैं तो जो डिवाइस बनती है उसको हम डायोड बोल देते हैं। अब ये सिंपली ज्वाइन ऐसा तो है नहीं कि फेविकॉल से चिपका दिए, ज्वाइन कराने का पूरा एक फैब्रिकेशन प्रोसेस होता है, पूरा एक तरीका होता है। एक मटेरियल लेते हैं, उसमें एक तरफ पेंटावेलेंट और एक तरफ ट्राईवेलेंट की डोपिंग करा देते हैं, तो एक तरफ एन टाइप क्रिएट हो जाता है, एक तरफ पी टाइप क्रिएट हो जाता है, उनके बीच में एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है जो दोनों को सेपरेट करके रखता है, उनके बीच में एक डिप्लीशन लेयर भी क्रिएट हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें डिप्लीशन लेयर के बारे में तो मैं समझाने वाला हूँ, लेकिन कैसे हम डायोड को फॉर्म करते हैं वो हमें यहाँ नहीं सीखना, बस डायोड के बारे में जानना है। ठीक है, तो डायोड क्या है सिंपल मैंने बता दिया। जब पी टाइप और एन टाइप को हम सिंपली ज्वाइन कराते हैं, अब ये पी टाइप और एन टाइप क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो इसलिए हम इसको सेमीकंडक्टर डायोड भी बोल देते हैं। जब पी टाइप और एन टाइप ज्वाइन कराए तो उसमें एक बीच में जंक्शन क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए हम इसको जंक्शन डायोड या पी एन जंक्शन डायोड भी बोल देते हैं। क्लियर? यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, और पी टाइप और एन टाइप में मैंने तुम्हें बता ही दिया है किसमें डोनर आयंस होते हैं, किसमें एक्सेप्टर आयंस होते हैं, किसमें मेजॉरिटी क्या होते हैं, माइनॉरिटी क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको बेसिक। अब डिप्लीशन रीजन क्या होता है, डिप्लीशन रीजन की यहाँ पर ये थ्योरी पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। डिप्लीशन लेयर एग्जाम में पूछी जाती है, तुम्हारे सिलेबस में है, 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। और कैसे ये फॉर्म होती है डिप्लीशन लेयर, वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो कैसे ये फॉर्म होती है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं चलिए बता देता हूँ आपको कि डिप्लीशन लेयर कैसे फॉर्म होती है। एक बेसिक सा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए, ताकि पता होना चाहिए थोड़ा सा डिप्लीशन लेयर के बारे में भी। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हमारा क्या है, एक डायोड मैंने बना लिया पहले। ये क्या है, इधर पी टाइप है और इधर क्या है हमारा एन टाइप। क्लियर? पी टाइप और एन टाइप। अब देखो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी होल्स हैं। क्या है, होल्स हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है हमारे पास, होल्स हैं। ठीक है, हमने होल्स बना लिए इसमें बहुत सारे। डिप्लीशन लेयर कैसे फॉर्म होती है, उसके पीछे क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। और इधर क्या है हमारे, इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ज़्यादा क्या है इधर, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं इधर इलेक्ट्रॉन्स बना ले रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ही हम ये इस तरह से डिज़ाइन होता है, ये बनता है हमारा डायोड, तो क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आने की कोशिश करते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब दोनों बैलेंस होने की तरह कोशिश करते हैं, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं वो इधर भी इतने इलेक्ट्रॉन्स हो, जितने होल्स इधर हो उतने होल्स इधर हो, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में आने की कोशिश करते हैं। हमें पता है इन टाइम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें होल्स ज़्यादा है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसमें कुछ होल्स भी हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इधर आने की कोशिश करेंगे। बीच में जो सेपरेट कर रखा है ये क्या कहलाता है हमारा, ये जो है ये कहलाएगा हमारा जंक्शन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, जंक्शन। और ये हमारा अनबायस्ड कंडीशन है डायोड की। अनबायस्ड कंडीशन मतलब ये अनबायस्ड कंडीशन इसलिए लिखा हुआ है, यानी कि जब तक हमने कोई बायसिंग नहीं की, और जब तक कोई बायसिंग नहीं करते डिप्लीशन लेयर तभी क्रिएट हो जाती है जब हम इसको बनाते हैं। फिर हम जब फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग करते हैं तो ये डिप्लीशन लेयर इंक्रीज या इसकी जो वेट है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। क्लियर? तो अब ये जो जंक्शन है इसके तरफ जो इधर इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या कोशिश करेगा, इधर आएगा। क्लियर? ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा ये किधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर आया तो इधर इसको होल था यहाँ पर, तो इसने होल की जगह ले ली, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो गया। जब इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ, होल क्रिएट हो गया। फिर ऐसी और इलेक्ट्रॉन आए इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इधर आया, इसने इसकी होल की जगह ले ली, तो जब इधर से गया तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो गया। क्लियर? ऐसे ये इलेक्ट्रॉन भी इधर आया तो इसने इसकी जगह ले ली, अब ये यहाँ पर भी एक होल क्रिएट हो गया। फिर से ऐसे ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इसने इसकी जगह ले ली और यहाँ पर भी एक होल क्रिएट हो गया। अब एक चीज़ और तुम्हें पता होनी चाहिए, क्या, जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, इलेक्ट्रॉन उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और जो होल है उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो दोनों चार्ज हैं एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो है ये इसको इधर लेके खींचने की कोशिश करेगा और ये इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि एक दोनों अपने एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन अगर दोनों तरफ सेम चार्ज आ जाए, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे। ऐसे ही अगर पॉजिटिव पॉजिटिव भी आ जाए तो ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे।
सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन डिफरेंट चार्ज होंगे तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा ही था यहाँ पर, ये होल्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इलेक्ट्रॉन्स ने होल्स को या होल्स ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर मूव करके गया तो इसमें यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो सारे में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। जब इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ पर होल रह गया, तो यहाँ पर क्या एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। क्लियर? तो ये जो है ना, ये जो प्रोसेस है ये डिफ्यूजन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर डिफ्यूज हो रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज हुआ, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो इसकी वजह से यहाँ पर हल्का सा माइनर सा करंट फ्लो हो जाता है, जिसको हम डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। आपने पढ़ी होंगी दो तरह की करंट, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट। तो वो जो डिफ्यूजन करंट होती है वो यहीं पर इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूज होने पर क्रिएट होती है, ठीक है, क्लियर, जिसको हम डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब देखो ये जो है ना, ये डिफ्यूजन चलता रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा डिफ्यूजन रुक जाएगा। कब रुकेगा? ये तब रुकेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ चुका है, अब इस इलेक्ट्रॉन के इधर देखो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर होल रह गया और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब इस इलेक्ट्रॉन पर, या सेम अगर मैं होल की बात करूँ, इस होल पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर इसके इलेक्ट्रॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इधर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब इन पर होल से इलेक्ट्रॉन पर दोनों तरफ से सेम फोर्स लगेगा, मान लो जब दोनों तरफ से अगर किसी तरफ इधर ज़्यादा है तो ये इधर खिंच जाएगा, इधर ज़्यादा है तो ये इधर खिंच जाएगा, लेकिन जब दोनों तरफ सेम फोर्स लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। यानी कि किसी एक बंदे को अगर तुम दोनों साइड से बराबर इक्वल फोर्स से खींचोगे तो वो एक जगह पर स्टेशनरी रहेगा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएंगे, जब इन पर दोनों तरफ से फोर्स इक्वल हो जाएगा तो ये स्टेशनरी रह जाएंगे। समझ में आई बात? देखो मैं ड्रिफ्ट करंट का और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब डिफ्यूजन यहाँ पे लेके ही आया हूँ, तो जब ये डिफ्यूज हो रहे थे इधर, तो डिफ्यूजन करंट क्रिएट हुई। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गए नेगेटिव चार्ज, तो इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ खींच लेता है फिर से। तो ये क्या हो जाते हैं, इधर कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उधर, जिनकी वजह से करंट फ्लो होता है, उसको हम ड्रिफ्ट करंट बोल देते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी है, जब दोनों तरफ सेम इक्वल फोर्स हो गया, यानी कि दोनों तरफ हमारे जो है ये इधर का होल भी और उधर का होल भी इक्वल फोर्स लगा रहा है, तो उस टाइम पर हमारा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर स्टेशनरी हो जाएगा, या ये नेगेटिव चार्ज स्टेशनरी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर होल्स पर भी दोनों तरफ से इक्वल फोर्स होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। तो जब ये स्टेशनरी होंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, एक लेयर क्रिएट हो जाएगी इस तरह से। यहाँ पर इस लेयर में इधर तो नेगेटिव चार्ज है और इधर कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए अगर आप देखोगे तो एन टाइप में अगर हम डिप्लीशन लेयर जैसे इस तरह से क्रिएट करते हैं किसी भी डायोड की डिप्लीशन लेयर, तो इधर तो हम पॉजिटिव इस तरह से बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस हमारे होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर नेगेटिव, जबकि इधर कौन सा पी टाइप होता है, ये पी और ये एन है। तो इसीलिए हमारा डिप्लीशन लेयर में इस तरह से होते हैं, ठीक है। इधर ये हमारे होल्स आ जाते हैं जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर लेते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये डिप्लीशन लेयर हमारी क्या होगी, यहाँ पर क्रिएट होगी, और ये एटम्स जो है ना स्टेशनरी हो गए। हम कहते हैं ना कि जो हमारी डिप्लीशन लेयर होती है उसमें जो आयंस हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, स्टेशनरी आयंस होते हैं, या इनको हम दूसरी लैंग्वेज में बोल देते हैं इमोबाइल आयंस, यानी कि जो मोबाइल ना करो, यानी कि जो मूव ना कर पाए। दो तरह के आयंस होते हैं डायोड में, मोबाइल और इमोबाइल। दो तरह के कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, ठीक है ना। दो तरह के आयंस और होते हैं, एक्सेप्टर और डोनर। ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये स्टेशनरी हो गए। अब ये स्टेशनरी क्यों हो गया, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रहा है। अब जिधर ज़्यादा फोर्स बढ़ेगा उधर ही ये खींचने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ से होगा, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग से। अभी आगे देखेंगे। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, देखो ये जो डिप्लीशन लेयर है इसमें नेगेटिव आयंस है, यहाँ पर इधर पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। तो जो डिप्लीशन लेयर है ना, इसमें जितने भी आयंस हैं उनका अपना कुछ ना कुछ चार्ज होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इनका होगा अपना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अब ये जो हमारे यहाँ पर स्टेशनरी हो गया, तो ये जो इधर इलेक्ट्रॉन था इसको इधर जाने से, इसको क्रॉस करके इधर आने से रोक रहा है, यानी कि एक बैरियर का काम कर रहे हैं। तो ये जो डिप्लीशन लेयर क्रिएट हुई, ये हमारी जो डिप्लीशन लेयर है, ये डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन, ये क्या कर रहा है, एक बैरियर का काम कर रहा है। बैरियर मतलब रुकावट का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं होने दे रहा। और इसके पास अपना कुछ पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ पर क्या है, इनका अपना पोटेंशियल है। तो इस डिप्लीशन लेयर में या इस बैरियर में जितना भी पोटेंशियल है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बैरियर पोटेंशियल कहलाता है। और ये जर्मीनियम के लिए कितना होता है, 0.2 से लेकर 0.3 वोल्ट तक, और सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 0.6 से लेकर 0.7 वोल्ट तक। तभी तो हमारा ये बैरियर पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन को अगर इधर आना है, इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, तो उसको इस बैरियर को क्रॉस करके अगर आना है, तो इस बैरियर में जितना पोटेंशियल है एटलीस्ट उसके पास इतना पोटेंशियल या उतनी एनर्जी होनी जरूरी है। तो जभी तो हमारे जो सिलिकॉन से बने हुए डायोड्स होते हैं वो 0.7 वोल्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.7 वोल्ट पर ही जाकर कंडक्ट होते हैं। क्यों,
क्योंकि उसमें जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो अप्रॉक्सीमेट 0.7 वोल्ट होता है। ऐसे जर्मीनियम में आपने पढ़ा होगा कि जर्मीनियम जो डायोड होता है उसमें जो कंडक्शन स्टार्ट होता है, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी मैं दिखाऊंगा, 0.3 वोल्ट पर होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0.3 वोल्ट होता है। बात समझ में आ गई यहाँ पर? तो ये मैंने डिप्लीशन लेयर का कॉन्सेप्ट भी बता दिया आपको, अनबायस कंडीशन बता दी सारी। अब बात करेंगे इसकी फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग की। तो बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में एक तो फॉरवर्ड बायसिंग है और एक रिवर्स बायसिंग है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हमें बैटरी को किस तरीके से कनेक्ट करना है और रिवर्स बायसिंग में बैटरी को किस तरीके से कनेक्ट करना है और क्या हमारे इस डायोड्स में होने वाला है। तो ये थ्योरी सब लिखी हुई है, पढ़ लेंगे अपने आप से। मैं समझा रहा हूँ बस डायग्राम ड्रॉ करके, इसलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम लिया नहीं है पहले से, मैं ड्रॉ करके समझा देता हूँ। थ्योरी पीडीएफ में मिल जाएगी एज इट इज़, ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यहाँ से जो मैं लिख रहा हूँ, डायग्राम भी बना रहा हूँ, वो सब आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, जल्दी जल्दी मतलब एक बार वीडियो देख लेंगे और एक बार जल्दी जल्दी उसको देखेंगे ना तो सब हो जाएगा। ठीक है, देखो ये डायोड है हमारा, इधर ये पी टाइप हो गया और ये कौन सा एन टाइप, और साथ में मैं क्या बना लेता हूँ, डिप्लीशन लेयर भी क्रिएट कर लेता हूँ। इधर क्या है हमारे पॉजिटिवली चार्ज आयन है और इधर क्या है नेगेटिवली चार्ज आयन है, किसमें, डिप्लीशन लेयर में। ठीक है, अब ये जो डायोड है हमारा, दो मटेरियल है हमारे पास, पी टाइप और एन टाइप, दो तरह के मटेरियल हैं। तो हमें यहाँ पर कितने टर्मिनल की जरूरत होगी, दो टर्मिनल की जरूरत होगी। तो जो पी टाइप है उस पर जो टर्मिनल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड, और जो एन टाइप है उस पर जो टर्मिनल होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है ना, क्लियर। अब फॉरवर्ड बायसिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करना है हमें, बैटरी बायसिंग एक्चुअल में क्या होता है, पहले बायसिंग बता देता हूँ। किसी भी सर्किट में या किसी भी जो भी हमारी डिवाइस है उसमें डीसी बैटरी यूज़ करना हमारा बायसिंग कहलाता है। डीसी बैटरी में कितने टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ पर कितने टर्मिनल्स हैं, 2 टर्मिनल से, एक एनोड एक कैथोड, यानी कि एक एक टर्मिनल हम बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर लेंगे। तो अब ये पी टाइप है या एन टाइप है, हमें P4, अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात करूँ तो P4 पॉजिटिव होता है और N4 नेगेटिव होता है। अगर बैटरी के सेम उसी टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, यानी कि P को P4 पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें और N को N4 नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, तो ये जो हमारा बायसिंग बनी, ये कौन सी बनी, फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में हमें क्या करना होता है, P को पॉजिटिव से बैटरी के और N को नेगेटिव से कनेक्ट करना होता है। ठीक है, बैटरी का कनेक्शन समझ में आ गया, भूलोगे नहीं इस तरह से। ठीक है, ये VF मैंने क्या मान ली, फॉरवर्ड वोल्टेज। अब जब हमने इस तरह से बैटरी कनेक्ट करी तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होगा भाई। हमने इस तरह से बैटरी कनेक्ट कर ली तो इसमें हमारे क्या है, होल्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप में होल्स हैं, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब होगा क्या, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर ये नेगेटिव चार्ज है। क्लियर, बात समझ में आई। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये जो होल्स हैं इनको तो रिपेल्ड करेगा, भगाएगा अपने से दूर, भागो। इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इनको भी रिपेल्ड करेगा, दूर भागेगा। लेकिन ये जो डिप्लीशन लेयर दिख रही है ना, इसमें इधर नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, ये इधर जाएंगे। इधर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी इधर अट्रैक्ट होंगे, इधर जाएंगे। तो जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो डिप्लीशन लेयर क्या होगी, धीरे धीरे रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसकी विड्थ कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से हटने लगेंगे। साथ के साथ क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ये रिपेल्ड हो रहे हैं, तो रिपेल्ड हो रहे हैं तो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में। ये होल्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस डायरेक्शन में हमारा आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जंक्शन को क्रॉस करके जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो एक करंट फ्लो होगी इस डायरेक्शन में, जिसको हम बोलेंगे डायोड करंट ID। तो फॉरवर्ड बायसिंग में P से N की तरफ करंट फ्लो होती है। बात समझ में आ गई। तो क्या होगा फॉरवर्ड बायसिंग जब हम अप्लाई करेंगे, P पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, N नेगेटिव से कनेक्ट होगा, डिप्लीशन लेयर की विड्थ रिड्यूस होगी, इलेक्ट्रॉन N से P की तरफ मूव करेंगे और एक करंट फ्लो होगा जो P से N की तरफ होगा। बस इतना ये बायसिंग में है, फॉरवर्ड बायसिंग में। ये यहाँ पर इसको पढ़ लेंगे, क्लियर। फॉरवर्ड बायसिंग की थ्योरी पूरी लिखी हुई है यहाँ पर, पॉइंट वाइज है। रिवर्स बायसिंग में देख लेते हैं। रिवर्स बायसिंग में क्या करना है, बस अब बहुत जल्दी होने वाला है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये हमारा P टाइप है और ये N टाइप है, क्लियर। ये एनोड ही है और ये कैथोड ही है, क्लियर। बात समझ में आई। अब हमें करना क्या है,
बैटरी कनेक्ट करनी है। तो जो हमने पिछली बार की थी P4 पॉजिटिव N4 नेगेटिव, इसका उल्टा कर दीजिए, P4 नेगेटिव यहाँ पर P को और N को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दीजिए, तो ये VR रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। और रिवर्स बायसिंग होने पर पहले डिप्लीशन लेयर और मैं यहाँ पर बना देता हूँ। इसमें रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर विड्थ की जो डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है उसको थोड़ा सा वाइड कर लेंगे पहले से ही, ठीक है। इधर ये नेगेटिव आयंस हमारे हो गए यहाँ पर और इधर पॉजिटिव आयंस हो गए, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पर तो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, और इधर क्या है, होल्स ही हैं। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, चलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ये हमारे होल्स को इधर खींच लेगा नेगेटिव चार्ज, चलिए ये भी इधर चले गए। ये क्या है, ये तो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स ये इधर जाएंगे, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे ये यहाँ पर आकर इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होल्स होंगे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे ये यहाँ पर आकर इधर जाएंगे और इधर आकर इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इधर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ता जा रहा है, इधर नेगेटिव चार्ज और बढ़ता जा रहा है, जिसका मतलब डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई। स्टार्टिंग में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे वो पास कर जाएंगे इधर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव से इधर पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएंगे, जिसकी वजह से माइनर से करंट फ्लो हो जाता है स्टार्टिंग में इस डायरेक्शन में, ठीक है। रिवर्स सैचुरेशन करंट I0 या IR कुछ भी बना सकते हैं, रिवर्स करंट, बहुत माइनर सा करंट स्टार्टिंग में फ्लो होता है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं आइडियल के केस में। डायोड का भी हम आइडियल और प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो बस यही हमारा, जब फिर वोल्टेज बढ़ाते हैं डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास होने बंद हो जाते हैं और करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। तो रिवर्स बायसिंग में हम कह देते हैं कोई करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि बहुत माइनर सा करंट होता है, ठीक है। थ्योरी लिखी हुई है, पढ़ लेना है इसको, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट जरूर करके बताएं कैसा लग रहा है। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा ड्रॉ करने के लिए। ड्रॉ करने के लिए आता है आइडियल या प्रैक्टिकल, दोनों करेक्टरिस्टिक्स में से कोई सी एक करेक्टरिस्टिक्स प्रैक्टिकली मेनली पूछी जाती है, कभी कभी दोनों पूछ लेता है। तो कभी कभी ये इक्वेशन पूछ लेता है डायोड की, मैंने लिख दी है इक्वेशन, बस पता होनी चाहिए, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी होता है, उसकी जरूरत नहीं है। पीएन जंक्शन डायोड की करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले डायोड की इक्वेशन पता होनी चाहिए। ID इक्वल टू क्या होता है, I0 e⁻VD अपॉन ईटा VT -1। ये -1 नीचे है, -1 पावर में नहीं है, ठीक है। जहाँ पर हमारा जो ID होता है वो डायोड करंट होता है, I0 जो होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है, लीकेज करंट बोल देते हैं। VD डायोड वोल्टेज होता है, ईटा जो होता है आइडियलिटी फैक्टर होता है, जो 1 होता है जर्मीनियम के लिए, 2 होता है सिलिकॉन के लिए। और जो VT होता है ये हमारा क्या होता है, वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, किसके इक्वल होता है, T अपॉन 11,600, ठीक है। VT कितना होता है, VT इक्वल टू T अपॉन 11,600, ठीक है। और अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूँ तो रूम टेम्परेचर पर VT की जो वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 26 मिली वोल्ट, क्लियर। तो ये बेसिक सी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को याद कर लेना। एक पेपर में मैंने देखा है पीछे, उसमें केवल लिखवाई है, ठीक है। उसके बाद फिर करेक्टरिस्टिक्स, तो करेक्टरिस्टिक्स ये रही आपकी, ये प्रैक्टिकल डायोड की करेक्टरिस्टिक्स है, आइडियल की मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो क्या करेंगे, इस तरह से एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4 हो गया ग्राफ में। ध्यान रखेंगे जो भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसके बीच में, वो ये जो हमारी एक्सिस हमने बनाई है इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ ध्यान रखें, बहुत नीट एंड क्लीन ड्रॉ करनी है, ये ड्रॉ करने के लिए आती है और ड्रॉ करने के इसके नंबर मिलते हैं, ठीक है। आइडियल के लिए क्या करेंगे, आइडियल में हमने ये माना है, देखो अभी हल्का सा बता देता हूँ, आगे जब नेक्स्ट यूनिट में हम इसकी जो डायोड की जो हमारी एप्लीकेशन है उसकी बात करेंगे हम, रेक्टिफायर, क्लीपर, क्लैम्पर, वोल्टेज मल्टीप्लायर वगैरह सबकी, तो क्या होता है उसमें जब हम वर्किंग पढ़ते हैं तो आइडियल डायोड लेके चलते हैं, ठीक है। तो आइडियल और प्रैक्टिकल में डिफरेंस क्या है, आइडियल वो वैल्यू है जो हम एज्यूम करके मतलब अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं, और जबकि प्रैक्टिकल क्या है जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ठीक है, क्लियर। तो जैसे डायोड की कोई वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमने उसको इनफाइनाइट या ज़्यादा मान लेंगे मैक्सिमम, और जो मिनिमम होगी लो होगी तो उसको हम 0 मान लेंगे। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हमने क्या देखा था कि हल्की सी करंट फ्लो करी, मतलब हल्का सा वोल्टेज दिया उसको और मैक्सिमम करंट फ्लो हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने 0 वोल्टेज पर ही ये क्या हो गया, कंडक्ट हो गया, यानी कि यहीं पर हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम करंट फ्लो हो गया फॉरवर्ड बायसिंग में। आइडियल की कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहा हूँ। और रिवर्स बायसिंग में हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं लेकिन करंट नहीं फ्लो हो रहा, क्योंकि माइनर सा हो रहा है, उसको हमने नेगलेक्ट करके 0 मान लिया। तो रिवर्स बायसिंग में क्या हुआ हमारा, हमने रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज इंक्रीज करा लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये हमारे आइडियल डायोड की है, ठीक है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूँ ये एक्स एक्सिस पर तो वोल्टेज है, ये वोल्टेज ये पॉजिटिव है इधर और ये नेगेटिव है इधर, और वाई एक्सिस पे करंट है, ये फॉरवर्ड करंट है और ये रिवर्स करंट है, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में मैक्सिमम करंट, रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज तो इंक्रीज करा लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, क्लियर। लेकिन प्रैक्टिकल के केस में मैं बोलूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम फॉरवर्ड बायसिंग दिखाते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में हम रिवर्स बायसिंग दिखाते हैं। तो हमने क्या करा, स्टार्टिंग में करंट फ्लो कराया, वो वोल्टेज अप्लाई किया,
अगर सिलिकॉन है तो 0.7, अगर जर्मीनियम है तो 0.3, ठीक है, जर्मीनियम है तो 0.3। जब इतना वोल्टेज होगा तभी क्या होगा, कंडक्शन स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ पर दो ग्राफ भी इस तरह से बना सकते हैं, एक इस तरह से और एक और आगे करके इस तरह से, दो भी बना सकते हैं। ये सिलिकॉन के लिए दिखा देंगे, ये जर्मीनियम के लिए दिखा देंगे। क्लियर, बात समझ में आई। ये क्या कहलाती है हमारी नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज कहलाती है, ये जो दोनों होती हैं, ठीक है। जर्मीनियम के लिए कितनी होती है, सिलिकॉन के लिए कितनी होती है, ये मैंने बताई दी थी आपको। रिवर्स बायसिंग में क्या है, स्टार्टिंग में माइनर से करंट फ्लो हुआ जब वोल्टेज अप्लाई किया, लेकिन फिर करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, वोल्टेज बढ़ाते चले जा रहे हैं, और एक वोल्टेज लेवल ऐसा आएगा जहाँ पर बहुत शार्प, बहुत तेजी से करंट फ्लो हो जाएगा वोल्टेज। तो उस टाइम पे जो वोल्टेज होगा ये हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाएगा, और ये बायसिंग हमारी रिवर्स बायसिंग हो गई। और ये जो ब्रेकडाउन होता है दो इफेक्ट की वजह से होता है, एक तो जेनर इफेक्ट की वजह से और एक एवलांच इफेक्ट की वजह से। तो जेनर इफेक्ट की वजह से जो ब्रेकडाउन होता है उसको जेनर ब्रेकडाउन, और जो एवलांच इफेक्ट की वजह से ब्रेकडाउन होता है उसको हम एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये ब्रेकडाउन भी अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से ड्रॉ करनी है आपको एग्जाम में। चलिए आगे, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, ये किस में हो रहा है, रिवर्स बायसिंग में। किन किन इफेक्ट की वजह से हो रहा है, एक तो जेनर इफेक्ट की वजह से और एक एवलांच इफेक्ट की वजह से। तो इसलिए कौन से दो ब्रेकडाउन हो गए हमारे, एक तो जेनर ब्रेकडाउन हो गया, एक एवलांच ब्रेकडाउन हो गया। बात समझ में आ गई। ब्रेकडाउन क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है कि जब रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज लेवल पर जाकर बहुत शार्प करंट फ्लो हो जाए। अब जेनर इफेक्ट क्या है, डिप्लीशन लेयर है, रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो रही है। तो जो डिप्लीशन लेयर में हमारे आयंस हैं उनके पास खुद ही इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है कि उस जंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं। जब जंक्शन ब्रेक होता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकदम तेजी से मूव करते हैं, एक बहुत शार्प करंट वहाँ पर फ्लो हो जाती है। तो वो ब्रेकडाउन हमारा जेनर ब्रेकडाउन कहलाता है। अब एवलांच की बात करूँ, डिप्लीशन लेयर है, जो डिप्लीशन लेयर में आयंस हैं उनके पास इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ जाकि वो जंक्शन को ब्रेक कर सकें। तो हमारे इधर दोनों तरफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, बायसिंग की वजह से वो क्या करेंगे, उन पर कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, टकराएंगे जाके, और जब टकराएंगे तो उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट उनको ट्रांसफर कर देंगे। तो जो स्टेशनरी है डिप्लीशन लेयर में वो भी क्या करना स्टार्ट कर देंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब मूव करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, एनर्जी इंक्रीज होगी, वो भी और से टकराएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स, जब उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तब वो जंक्शन को ब्रेक करेंगे। तो वो हमारा किसकी वजह से होगा, एवलांच इफेक्ट की वजह से। ये जल्दी हो जाता है, ये थोड़ा देर से होता है। अभी इनके डिफरेंस भी मैं बताने वाला हूँ एक दो, ठीक है। डिफरेंस पूछा जाता है मेनली एग्जाम में। तो मैंने बता दिया, अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड के, अगर ये एवलांच वाला मैं बताऊँ, अगर इस तरह से, जैसे सपोज करो ये सिलिकॉन है इस तरह से, ठीक है ना, ये सिलिकॉन है इस तरह से, ठीक है। तो सिलिकॉन का कोवेलेंट बॉन्ड है, ये इस तरह से बना हुआ है बॉन्ड। तो जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर आकर इस तरह से स्ट्राइक करें या यहाँ पर स्ट्राइक करें, तो वो स्ट्राइक करते रहेंगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाता है। तो जैसे ये स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा, कोलाइड करने पर ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इनको ट्रांसफर करेगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये भी फ्री हो जाएंगे। तो अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो ये भी क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, इधर उधर टकराएंगे, तो और इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते जाएंगे तो हमारा बहुत शार्प करंट फ्लो वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जनरल ब्रेकडाउन के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे, ये लाइन जरूर पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, डिफरेंस में लिखने के लिए, ये एवलांच के लिए, ठीक है। अब इसमें जो डिफरेंस लिखा जाता है वो डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। डिफरेंस में एक तो आप ये कर सकते हैं कि जो ब्रेकडाउन है वो लाइटली डोप डायोड में होता है एवलांच, और जो जेनर है वो हाईली डोप डायोड में होता है। दूसरा क्या लिखेंगे, ये 6 वोल्ट से ज़्यादा पर अकर होता है, जबकि जो जेनर है वो 6 वोल्ट से पहले ही अकर हो जाता है, ठीक है। तीसरा क्या लिखेंगे, राइजिंग द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विल कॉज लार्जर ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ जाती है एवलांच में, लेकिन जेनर में क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। क्लियर, बात समझ में आ गई। और एक इनका क्या बनाएंगे, ग्राफ बना देंगे इस तरह से रिवर्स बायसिंग का। तो जो जेनर ब्रेकडाउन है इस तरह से, तो उसमें तो शार्प करंट फ्लो होता है तेजी से, और जो एवलांच है, एवलांच में क्या दिखा देंगे, थोड़ा सा ग्रेजुअली इस तरह से दिखा देंगे, ठीक है। बस ये 4-5 डिफरेंस है, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, आप बहुत ईजिली लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डायोड रेजिस्टेंस। तो डायोड जो है अब उसका अपना भी खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हम उसको एसी में यूज़ कर रहे हैं तो, और डीसी में यूज़ कर रहे हैं तो, उनके बेसिस पर 2 टाइप के ये यहाँ पर रेजिस्टेंस होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक डायनेमिक। जब डीसी रेजिस्टेंस है तो वो स्टैटिक, यानी कि जब डायोड डीसी में यूज़ कर रहे हैं तो वो स्टैटिक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। जब एसी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर तो ये हमारा डायनेमिक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। क्लियर। ये होते क्या हैं, अगर मैं स्टैटिक या डीसी की बात करूं तो ये तो सिंपल हमारा जो रेजिस्टेंस होता है R = V/D, यानी कि किससे आया है, ओम्स लॉ से आया है, V = IR।
यहाँ से अगर मैं R की बात करूँ तो कितना हो जाता है, V अपॉन आई हो जाता है। तो ऐसी RD डायोड रेजिस्टेंस इक्वल टू VD अपॉन ID यानी कि डायोड वोल्टेज अपॉन ID यानी कि डायोड करंट। फॉरवर्ड बायसिंग में RF VF अपॉन IF हो जाएगा और रिवर्स बायसिंग में RR इक्वल टू VR अपॉन IR हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल है स्टैटिक और जिसको हम क्या बोल रहे हैं DC। अगर मैं बात करूँ डायनेमिक और AC की, तो डायनेमिक और AC में हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। जैसे मान लो ये करैक्टरिस्टिक्स आपको दिख रही है, ठीक है ना, ये क्या हमारी करंट है, ये क्या वोल्टेज है। तो एक पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक, इस वोल्टेज से इस वोल्टेज तक, यानी कि इस वोल्टेज से लेके इस वोल्टेज तक की हम करंट देख लेंगे। तो यहाँ से ये करंट में चेंजेस कितने आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो करंट में चेंजेस है ये हमने ले लिया, तो ये हो गया। और ये वोल्टेज इतने पर्टिकुलर वोल्टेज पर, तो ये RD जो हो गया हमारा डायोड रेसिस्टेंस जो हो गया डायनेमिक यानी कि AC। तो चेंज इन वोल्टेज, डायोड वोल्टेज अपॉन चेंज इन डायोड करंट, तो यानी कि इस पर्टिकुलर वोल्टेज में जितना करंट में चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हमने जो मार्क किया है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो हो जाएगा हमारा डेल्टा ID और ये क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा VD। तो ये होता है हमारा क्या, डायनेमिक या AC रेजिस्टेंस। क्लियर। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ डायोड इक्विवेलेंट सर्किट्स की। डायोड इक्विवेलेंट सर्किट्स में हम तीन पढ़ेंगे, एक तो पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट होता है, एक सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट होता है और एक आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट होता है। आइडियल की मैं पहले बात कर लेता हूँ। ये जो डायोड है ना, ये हमारा ये फॉरवर्ड बायसिंग में आइडियल यानी कि बैटरी की तरह वर्क करेगा, VF सिंपल। तो यानी कि फॉरवर्ड में हमारा मैक्सिमम करंट फ्लो हो गया। और अगर मैं इसको रिवर्स बायसिंग की अगर मैं बात करूँ, ये बैटरी में, अच्छा ये तो हम सिंप्लीफाइड में देखेंगे अभी। ये जो आइडियल के केस में मैं बताऊं, तो आइडियल के केस में फॉरवर्ड बायसिंग में क्या है, शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है, यानी कि करंट मैक्सिमम फ्लो हो गया यहाँ पर। और रिवर्स बायसिंग में क्या है, ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज तो इंक्रीज किया लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो आइडियल डायोड में क्या होता है, RF जो है वो भी जीरो, जो V है हमारा वो भी जीरो और I0 जो है वो भी जीरो। क्लियर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे तो सिंप्लीफाइड में हम क्या कर लेंगे, RF तो हम जीरो मान लेंगे, ठीक है ना, रेजिस्टेंस तो हम जीरो मान लेंगे, यानी कि जो फॉरवर्ड में बस ये काम करेगा। तो VF हमने वोल्टेज यहाँ पर बैटरी से इसको रिप्लेस कर दिया और जो वोल्टेज बैटरी होगी उस पर ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगा, RF हमारा जीरो है। लेकिन जब पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो फॉरवर्ड बायसिंग में है तो ये बैटरी भी हम यूज़ कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के साथ ये हमारी VF से ये हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी करेगी। यहाँ पर RF जो भी हम कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे, जो भी रेजिस्टेंस हम यहाँ पर इसके ले लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं डायोड जंक्शन कैपेसिटेंस। एग्जाम में जंक्शन कैपेसिटेंस भी पूछा जा सकता है, डायोड कैपेसिटेंस भी। दो टाइप के होते हैं, एक तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और एक डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी जानो थोड़ी सी पहले इसके लिए। कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं इस तरह से। क्लियर। ये प्लेट हमारी काहे की होती है, मेटल की होती हैं, ये भी एक मेटल होता है और इनके बीच में क्या होता है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ होता है, ठीक है। ये क्या फील्ड रहता है इसमें, डाइलेक्ट्रिक। ये डाइलेक्ट्रिक किसकी तरह काम करता है, इंसुलेटर की तरह। तो ये तो मेटल होगा, ये इंसुलेटर हो गया। ये क्या करता है, करंट को पास होने से रोक देता है, यानी कि यहाँ से जो करंट है वो इधर नहीं जा पाती, इधर की करंट इधर नहीं जा पाती, इसलिए हमारा जो कैपेसिटर है ना वो DC पर काम भी नहीं करता, कैपेसिटर केवल AC पे काम करता है, ठीक है। तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड, अब इसको हम डायोड से कैसे रिलेट करें। तो डायोड जब हम फॉरवर्ड बायसिंग में यूज़ करते हैं तो डायोड में एक्चुअल में होता क्या है, मैं यहीं पर समझा देता हूँ, थ्योरी तो आपको मिल जाएगी। ये डिप्लीशन लेयर है यहाँ पर, ठीक है ना, इधर ये नेगेटिव आयंस डिप्लीशन लेयर में, इधर ये पॉजिटिव आयंस डिप्लीशन लेयर में, ठीक है। तो ये डिप्लीशन लेयर है हमारे पास डायोड में। तो ये जो डिप्लीशन लेयर है ये तो इस डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करती है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन को पास होने से रोकती है, यानी कि करंट को अपोज करती है। क्लियर। और ऐसे ही यहाँ पर भी, और ये दोनों मेटल की तरह, प्लेट जो है मेटल की तरह काम करती है, यानी कि पी टाइप एन टाइप प्लेट्स की तरह काम करते हैं। तो जब हम इस डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि इस तरह से, तो ये हमारा तब क्या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस कहलाता है। और जब इसको हम रिवर्स बायसिंग में यूज़ करते हैं तो ये ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कहलाता है। तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस में क्या है कि डिप्लीशन लेयर रिवर्स बायसिंग में यूज़ कर रहे हैं, तो रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू घट रही है। तो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस में हम क्या लिखेंगे, जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस में क्या लिखेंगे, जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में यूज़ करते हैं तब हमारा डायोड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की तरह वर्क करता है, और जब फॉरवर्ड में यूज़ करते हैं तो डिप्लीशन लेयर रिड्यूस होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीज करते हैं तो हमारे डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो इसके बेसिस पर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस रिवर्स बायसिंग में, ठीक है, जैसे जैसे हमने ये वोल्टेज है और ये डायोड की वोल्टेज हो गई और ये क्या हमारा CT हो गया ट्रांजिशन के लिए। तो जब हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। लेकिन अगर मैं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की बात करूं तो ये डायोड वोल्टेज है और ये CD डायोड जो हमारा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस है वो हो गया।
तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। ये लिखा हुआ है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के बारे में पूरा डिटेल में मैंने दिया हुआ है, ये डायग्राम भी है बिल्कुल रिवर्स बायसिंग में, ठीक है ना। तो ये पढ़ लेंगे आप इसको एक बार ऊपर की नज़र से, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी याद कर लेंगे, डी क्यू अपॉन डी वी सेम सी टी के लिए होता है, सेम सी डी के लिए भी होता है, ठीक है ना। ये इसका दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर हो गया, क्लियर। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस हमारा यहाँ पर हो गया ये, ठीक है, बात समझ में आ गया। और ये डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का डायग्राम भी हो गया, और ये रहा उसके लिए सेम फॉर्मूला जो मैंने वहाँ पर बताया, किसमें क्या है सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें ताकि मुझे पता लगे कि कितनों को अच्छा लगा है। शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों को, और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा, ठीक है ना। सेकंड ईयर के लिए मैंने स्टार्ट किया है ये वाला, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा आपके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सारे टॉपिक यहाँ पर कवर कर लिए, बहुत जल्द आपका रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।